बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। इन दिनों हम अपने लेसन्स में राष्ट्रपति के निर्वाचन को समझ रहे हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको 2 फॉर्मूला बताए थे जिनके आधार से हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने वाले राज्य की विधानसभाओं के सदस्य या फिर सांसद सदस्य उनके मत पे जो मूल्य जो वैल्यू हम निर्धारित करते हैं वो उस फॉर्मूले को हमने आपसे चर्चा करी थी। पिछले ही लेसन में हमने आपको यह महत्वपूर्ण बात बताई कि कैसे हमारे देश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं हमारे संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार मतदान करते हैं। हम उसी कड़ी में अपनी चर्चा को आगे ले जाते हुए आज यह समझते हैं कि राष्ट्रपति का मतदान कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव का मतदान कैसे होता है। देखिए, इस मतदान में जो वोट बैलेट पेपर बनाया, जो हम कहते हैं जैसे मतपत्र कहते हैं जैसे, वो इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके अंदर हम प्रत्याशी के सामने प्रत्याशी के नाम होते हैं। प्रत्याशी के नाम मतदान जो पत्र है, मतपत्र है, उस पर छाप दिए जाते हैं और नामों के आगे एक वरीयता मतदान के लिए स्थान छोड़ दिया जाता है। यानी जैसे 5 प्रत्याशी राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार हैं और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो 5 के नाम उस मतपत्र पर आएंगे और उसके आगे रिक्त स्थान होंगे। हर व्यक्ति के नाम के आगे एक रिक्त स्थान होगा जिसपे मतदान करने वाला व्यक्ति, जो भी कोई विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होगा या जो निर्वाचित सांसद होगा, वो उस नाम के आगे उस व्यक्ति को उन 5 में राष्ट्रपति के लिए अपनी क्या वरीयता मानते हैं, इसको सामने उसके अंकित करेंगे। तो मान लीजिए 5 नाम हैं, ए, दूसरा है बी, तीसरा सी, चौथा डी और 5वां ई। ए बी सी डी ई ये 5 प्रत्याशी हैं और आपने उस मतपत्र को छाप दिया है 5 नाम सहित। उसके आगे आपने वरीयता के लिए स्थान छोड़ रखा है। अब कोई विधानसभा सदस्य, कोई निर्वाचित विधानसभा सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा ले रहा है, जब उसके हाथ में वो मतपत्र आएगा तो वो इस नाम की जो सूची है, इनमें से मान लीजिए वो सी को अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार प्रथम वरीयता में रखना चाहता है, तो वो सी के आगे एक वरीयता अंकित कर देगा।
अब यही व्यक्ति हो सकता है दूसरी वरीयता देता है ए को, तो ए के आगे दूसरी वरीयता अंकित कर देगा। यही व्यक्ति हो सकता है ई को अपनी तीसरी वरीयता देता हो, तो वह ई के नाम के आगे 3 वरीयता अंकित कर देंगे। इसी तरह कोई और व्यक्ति, कोई और एमएलए के सामने भी यही मतपत्र आएगा और वह अपने हिसाब से, अपनी वरीयता के हिसाब से इन नामों के आगे जो उनको मतपत्र मिलेगा उसमें भी नाम के आगे वरीयता का स्थान खाली मिलेगा उन्हें, तो वहां पे वो अपनी जो भी वरीयता मानते हैं इन प्रत्याशियों की, वह उनके आगे वह वरीयता अंकित कर देंगे। इस तरह पूरे भारत के जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके समस्त विधानसभा सदस्य जो भी वोट करेंगे, कुछ लोग हो सकता है ना भी वोट करें उस दिन, तो जो भी वोट करेंगे वो सब ऐसे अपनी वरीयता को उसके अंदर अंकित करेंगे। राष्ट्रपति के लिए वो अपने मतपत्र में जो उम्मीदवार हैं उनके नाम के आगे राष्ट्रपति के लिए उनकी इन व्यक्तियों की क्या वरीयता मानते हैं उस वरीयता को वो अंकित करेंगे। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, इस वरीयता को हम कैसे यूज करेंगे, वह आता है, हमने जैसे पिछली बार भी चर्चा करी, काउंटिंग के टाइम जब हम इन मतपत्रों की गिनती करेंगे। अब एक बात आपको पहले से ध्यान होगी, हमने पिछले अपनी कक्षा में, पिछले अपनी लेसन के अंदर हमने ये बात समझी थी कि हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला जिसके तहत हम हर विधानसभा, अपने देश की हर विधानसभा के सदस्य का जो मत है राष्ट्रपति के लिए, उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। आपको याद होगा वो फॉर्मूला था कि मान लीजिए वो जिस राज्य के विधानसभा का मत हम कर रहे हैं, उसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उस राज्य की कुल जनसंख्या, और ये हम जनसंख्या लेते हैं 1971 की, उसको हमने बेस मान रखा है अपना इस गणना के लिए। तो जो भी 1971 की उस राज्य की जनसंख्या होगी उसको हम लेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे, उसको हम भाग देंगे उस राज्य के निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, और इसको फिर पुनः हम डिवाइड करेंगे 1000 से, जिससे कि ये संख्या थोड़ी घट जाए, वैल्यू घट जाए। तो मान लीजिए किसी राज्य का 6 करोड़ जनसंख्या है और उसके विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, तो यह टोटल फिर 1000 से भी डिवाइड करने के बाद में 300 आ जाता है, यानी एक एमएलए का वोट का वैल्यू 300 माना जाएगा। तो किसी राज्य के अंदर जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी, तो उसके उतने ही अधिक उसके विधानसभा सदस्य होंगे, इसलिए ये वैल्यू एक तरह से पूरे देश के अंदर जो बड़े राज्य हैं उनकी वैल्यू को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, छोटे राज्यों के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से जो विधानसभा सदस्य होते हैं वो बेहद कम होते हैं, इसलिए वहां की वैल्यू भी थोड़ी अच्छी आ जाती है। तो वहां की वैल्यू, एमएलए के वोट की वैल्यू थोड़ी ज्यादा आ सके, अच्छी आ सके, और जो बड़े राज्य हैं उनके विधानसभा सदस्यों की वोट की वैल्यू उसके वैल्यूज में स्टैंडर्डाइजेशन हो सके, नॉर्मलाइजेशन हो सके, यह फॉर्मूले इसलिए बनाए गए हैं। तो अब जब वो विधानसभा सदस्य अपने
वोट देने जाएगा तो उसके मतपत्र के साथ ये वैल्यू जुड़ी होगी। जब वो एक मत डालता है अपना, एक व्यक्ति को एक मतपत्र ही मिलेगा, लेकिन जो वो मतपत्र के अंदर अपना नाम के आगे वरीयता जब लगाएगा तो उस कैंडिडेट को उसके मतपत्र की वैल्यू मिल जाएगी। उस उम्मीदवार को उस मतपत्र की मूल्य, उसका वैल्यू जो हमने इस फॉर्मूले से निकाला है, वो उसके खाते में वो वैल्यू जुड़ जाएगा। ऐसे ही हमने सांसदों के मतपत्र पे जो वैल्यू है वो निकाल लिया था। आपको याद है फॉर्मूला नंबर 2 जो हमने आपको बताया था पिछली क्लासों में, उससे कि भी जो पूरे भारत के अंदर जो विधानसभा सदस्य हैं उनके मतों का जो मूल्य होगा उसका टोटल जो हम करेंगे उसको हम भाग देंगे सांसदों के, निर्वाचित सांसदों की संख्या से, और फिर इसको हम वापस भाग देंगे 1000 से, जिससे कि वैल्यू डाउन आ जाए। तो ऐसे वैल्यूज का जो टोटल होता है, जो उस दिन राष्ट्रपति के निर्वाचन के दिन जो सारे मत पड़ेंगे पूरे देश में, विधानसभा सदस्यों के भी और सांसदों के भी, उनके जो मतों के जो मूल्य हैं उनका जो टोटल होगा, पूरा ग्रैंड टोटल सबका मतपत्रों का मूल्य इकट्ठा करके जब उसका एक महायोग बनाया जाएगा, उसका एक टोटल ग्रैंड टोटल बनाया जाएगा, उसका आधा चाहिए किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए। इसे हम कहते हैं इलेक्शन कोटा, चुनाव कोटा, कि भारत के राष्ट्रपति को कम से कम 50% मत हासिल करने हैं। मत मतलब उनका मूल्य हासिल करना है। जो टोटल मूल्य जो उस दिन डले हैं वोट्स के, सारे विधानसभा सदस्यों के वोट का मूल्य का टोटल और सांसदों के वोट के मूल्य का टोटल, इन सभी का टोटल का कम से कम आधा मूल्य उसे मिलना चाहिए, आधा वोट उसे मिलना चाहिए। तो 50% + 1, एक या आधा मिल जाए किसी एक व्यक्ति को। तो यह मतगणना के टाइम हम कैसे करते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प तरीका है जो मैंने आपको पिछली बार बताना शुरू किया था। कि इसमें जब आपने मतपत्र के ऊपर अपनी वरीयता अंकित आपने इंडिकेट कर दी, तो सबसे पहले राउंड में, मतगणना के पहले दौर में, सभी मतपत्रों की पहली वरीयता को पढ़ा जाता है। जो मतपत्र का पहले वरीयता के कैंडिडेट्स हैं उनके खाते में उनका वोट मान लिया जाता है और उसका मूल्य उनके खाते में जोड़ दिया जाता है। तो हम ये समझ रहे हैं अभी, जैसे मान लीजिए हमने अभी जो एग्जांपल लिया था कि 5 कैंडिडेट है और वे 5 कैंडिडेट्स की वरीयता बननी, तो किसी ने अपने मतपत्र के अंदर ए कैंडिडेट को अपनी पहली वरीयता पर रखा है, किसी ने सी कैंडिडेट को अपनी पहली वरीयता पर रखा है, किसी ने डी को रखा है, किसी ने बी को और किसी ने ई को। तो हम यह करेंगे कि पहली बार वाली जो पहले दौर की जो मतगणना है उसके अंदर हम सभी की पहली वरीयता को पढ़ेंगे और जो भी मतपत्र जिस भी पहली वरीयता के कैंडिडेट का हो, उस कैंडिडेट उस उम्मीदवार के खाते में उसका मूल्य जोड़ देंगे। ऐसे करके 5 जनों के खातों में अपने अपने पहली वरीयता वाले लोगों का मूल्य उनके खाते में जुड़ जाएगा। इस पहली गणना में अगर किसी को 50% से बराबर वोट मिल जाएगा, मूल्य की बात हो रही है, 50% वोट मिल जाएगा, तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित माना जाएगा। अगर पहले राउंड के अंदर किसी को भी 50% वोट ना मिला हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा
हमने जैसे पहले चर्चा करी, 5 उम्मीदवारों में से जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, जिसको सबसे कम मूल्य अर्जित हुआ है, जिसको सबसे कम मतपत्रों के अंदर पहली वरीयता प्राप्त हुई है, उस व्यक्ति के, उस कैंडिडेट के दूसरी वरीयता, उन्हीं के मतपत्रों की दूसरी वरीयता पढ़ी जाएगी। अब पहली वरीयता उनकी काम नहीं आई राष्ट्रपति को निर्वाचित करने में, तो उनका दूसरी वरीयता को पढ़ा जाएगा। अब पहली वरीयता की मान लीजिए उस कैंडिडेट को 1000 वोट मिले, तो वो जो 1000 में से दूसरी वरीयता में उन्होंने किसको माना, तो दूसरी वरीयता के अंदर किसी ने, मान लीजिए वो सबसे कम वोट मिलने वाला व्यक्ति सी है, तो अब जब सी वाले का पहली वरीयता को नजरअंदाज करके हम दूसरी वरीयता देखेंगे, तो या तो किसी ने बी को दूसरी वरीयता दी होगी, किसी ने ए को दी होगी, किसी ने डी को दी होगी और किसी ने बी को दी होगी। सी तो पहली वरीयता थी उसकी, तो दूसरी वरीयता जिसको भी दी हो उसके नाम पे, उसके खाते में यह वोट ट्रांसफर कर दिया जाता है, यह वोट संक्रमित माना जाता है, हम उसको दूसरे के खाते में डाल देंगे। पहली वरीयता जिसकी भी सी थी, उसका वोट राष्ट्रपति के निर्वाचन में काम नहीं आ पाएगा, तो अब हम उसको न्यूनतम वोट मिले हैं, वो जीतने लायक कंडीशन में नहीं है, तो अब उसकी दूसरी वरीयता पढ़ी जाए। दूसरी वरीयता के अंदर मान लीजिए उसने ए को दिया एक मतपत्र के अंदर, तो वह वोट सी से निकल के अब हम ए के खाते में डाल देंगे उसके मूल्य को, तो ए के खाते में इस सी वाले का वोट का मूल्य ए के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई दूसरे मतपत्र के अंदर जिसमें पहली वरीयता में सी था, उसने मान लीजिए डी को अपनी दूसरी वरीयता पे रखा है, तो इस वाले वोट का मूल्य डी के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी तरह किसी तीसरे व्यक्ति ने, किसी तीसरे सांसद ने या विधानसभा सदस्य ने, जिसने पहली वरीयता पे सी को रखा था लेकिन उसका वोट काम नहीं आया है, तो दूसरी वरीयता उसने मान लीजिए बी को दी थी, तो उस सी वाले का वोट बी के खाते में उसका मूल्य ट्रांसफर मान लिया जाएगा। ऐसे हम मानते हैं कि पहले राउंड के अंदर जिसको न्यूनतम वोट मिले, उस न्यूनतम वोट वाले व्यक्ति के मूल्य दूसरी वरीयता वालों के नाम पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मान लीजिए ये व्यक्ति जिसको सबसे न्यूनतम वोट मिले पहले राउंड में, वो सी कैंडिडेट था, तो सी तो रेस से बाहर हो जाएंगे, उस राष्ट्रपति बनने की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, और ए, बी और डी, ई के खातों में इनके वोट ट्रांसफर होंगे। दूसरी वरीयता जो भी उनके मतपत्रों पे लिखी होगी, जिन्होंने सी को पहली वरीयता पे रखा, उनके मतपत्र खोल करके दूसरी वरीयता में या तो ए होगा या बी होगा या डी होगा या ई होगा, उनके खातों के अंदर इनके मूल्यों को जैसे जैसे पाया जाएगा वैसे वैसे उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह ए या बी या डी या ई, इनके वोट, इनके जो मूल्य इनको जो मिले, इनको जो वोट उनको मिले, उनमें इनकी संख्या का इजाफा होगा, उसमें इंक्रीज आएगा। अब हम देखेंगे कि क्या किसी को 50% वोट मिल गया टोटल इलेक्शन कोटा का। हमने आपको बताया था 50% किसका, पूरे जो वोट डले हैं पूरे भारत के अंदर विधानसभा सदस्यों के और सांसदों के, उनके मूल्य का टोटल, उसका 50% किसी को मिल गया क्या अब दूसरे राउंड के अंदर। तो जैसे ही किसी को 50% मिल जाएगा, हम उसको राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित कर देंगे। अब मान लीजिए दूसरे में भी राउंड में ऐसा ना हो पाए, तो हम दूसरे राउंड के बाद जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, एक जना तो पहले ही बाहर हो गया, सी मैंने बोला फॉर एग्जांपल बाहर हो गया, तो मान लीजिए बी को सबसे कम वोट मिले हैं, तो बी को बाहर करके और उनकी दूसरी वरीयता पढ़ी जाएगी। उनकी दूसरी वरीयता के अंदर किसको वोट मिला, तो वो दूसरी वरीयता के अंदर उनके वोट ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ऐसे करके हम ये देखते हैं, इसे हम कहते हैं
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इस मतदान के बाद, इस गणना के बाद हम ये पाते हैं जिसको भी 50% वोट मिल जाएगा, जिसको भी वो चुनाव का कोटा हासिल हो जाएगा, उसको हम राष्ट्रपति घोषित कर देंगे। इसके आगे की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद।